विश्व भूगोल पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग समुद्री विज्ञान अर्थात ओशनोग्राफी के अंतर्गत प्रशांत महासागरीय नित्तल के उच्चावचों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, महासागरीय नित्तल के उच्चावचों से संबंधित अपनी पहली प्रस्तुति के अंतर्गत जैसा कि मैंने चर्चा किया था कि सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में किसी एक महासागर के उच्चावचों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो प्रस्तुत वीडियो में हम लोग प्रशांत महासागरीय नित्तल के उच्चावचों पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह अध्ययन सामग्री आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए इसे देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया कि जो महासागरीय नित्तल होता है, गंभीर तल होता है, उसको चार मुख्य भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। पहला महाद्वीपीय मग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा महाद्वीपीय मग्न ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा महाद्वीपीय उत्थान अर्थात कॉन्टिनेंटल राइज, और चौथा नित्तल मैदान अर्थात डीप सी प्लेन। और इस डीप सी प्लेन जो होते हैं उस पर कई सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे जलमग्न कटक, सबमरीन रिज, सागरीय बेसिन तथा नित्तल पहाड़ियाँ, ओशन बेसिन्स एंड सी माउंट्स, महासागरीय गर्त और खाइयाँ, सबमरीन ट्रेंच एंड डीप्स। इसके अतिरिक्त तट, शोल तथा भित्ति अन्य आकृतियां भी पाई जाती हैं, बैंक्स, शोल एंड रीफ्स। इसके अतिरिक्त द्वीप भी जो होते हैं महासागरीय नित्तल के प्रमुख उच्चावच होते हैं। तो आइए प्रस्तुत वीडियो में हम लोग प्रशांत महासागर में इन संरचनाओं को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम लोग प्रशांत महासागर के विस्तार को देखते हैं। तो दोस्तों, प्रशांत महासागर पश्चिम में एशिया के पूर्वी तट से, पूर्व में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के रॉकी तथा एंडीज पर्वतमालाओं के मध्य लगभग 16,093 किलोमीटर तथा उत्तर में बेरिंग जलसंधि से लेकर के दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप के केप अडार तक लगभग 14,966 किलोमीटर के मध्य त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ है। इस तथ्य से आप परिचित हैं। उत्तर में जो बेरिंग जलडमरू मध्य है, बेरिंग जल संधि है, उससे यह आर्कटिक सागर से जुड़ता है। मैगलन जलडमरू मध्य से यह अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। ये मैगलन जलडमरू मध्य जो है वो साउथ अमेरिका के दक्षिणी भाग से होकर के गुजरता है। और इंडोनेशियाई द्वीप समूह से यह हिंद महासागर से जुड़ जाता है। इसके पश्चिमी भाग में जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, ओखोटस्क सागर, कोरल सागर, पीला सागर, ये कुछ सीमांत समुद्र हैं जो प्रशांत महासागर से जुड़े हुए हैं। इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ विश्व का सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला महासागर है प्रशांत महासागर। इसकी जो औसत गहराई है वह 5,000 मीटर है, जिसमें 3.9% क्षेत्र जो है वह 1,000 मीटर से भी कम गहरा है। और इसके 31% क्षेत्रफल पर समुद्री पर्वत और द्वीप पाए जाते हैं। तो प्रशांत महासागर के विस्तार से संबंधित ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं, इसे आप ध्यान से देखें। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रशांत महासागर के मग्न तट के संबंध में चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मग्न तट महासागरीय नित्तल की एक प्रमुख संरचना होती है। तो प्रशांत महासागर के कुल क्षेत्रफल के 5.7% भाग पर मग्न तट फैला हुआ है, 5.7%। इसकी जो प्रमुख विशेषता है कि प्रशांत महासागर के पूर्वी किनारे पर
रॉकी एवं एंडीज बलित पर्वतमाला है, इससे आप परिचित हैं। तो इस रॉकी एवं एंडीज बलित पर्वतमाला के दबाव के कारण मग्न तट जो है वह संकरा है। इसकी औसतन चौड़ाई 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस बात की चर्चा हम लोगों ने पहले भी किया है कि प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिकी प्लेट दोनों में एक दूसरे की ओर अभिसरण प्रकार की गति है, और प्रशांत महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होने के कारण यह उत्तर और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के नीचे इसका क्षेपण होता जाता है। ऐसी स्थिति में जो मग्न तट है वह उत्तर अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के नीचे क्षेपित होने के कारण मग्न तट जो है इसकी चौड़ाई कम है प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग की। इसके विपरीत पश्चिमी किनारे पर जापान, इंडोनेशिया तथा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के समीप पर्वत श्रृंखलाओं या पठारों की अनुपस्थिति के कारण मग्न तट चौड़ा है और इसकी औसत चौड़ाई लगभग 160 से 1600 किलोमीटर तक पाई जाती है, और इस क्षेत्र में औसत गहराई जो है वह 1000 मीटर की है। अब हम लोग प्रशांत महासागर के कटकों पर चर्चा करते हैं, रिज जो पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। तो यहाँ आप जाने कि प्रशांत महासागर में कोई केंद्रीय कटक नहीं है। जैसा कि अटलांटिक महासागर में मिड अटलांटिक रिज पाया जाता है, तो ऐसा कोई भी कटक प्रशांत महासागर में नहीं है। इसका कारण है कि प्रशांत महासागर एक सागरीय प्लेट है और इसके बीच में कोई रचनात्मक प्लेट किनारा नहीं है। दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक्स से संबंधित जो अध्ययन सामग्री मैंने प्रस्तुत किया है उसमें इस तथ्य की चर्चा की गई है कि जो रिज्स होते हैं, कटक होते हैं महासागरीय कटक, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो जब दो प्लेटों में एक दूसरे के विपरीत गति होती है तो उस दरार के सहारे जो एस्थेनोस्फीयर होता है उस पर दबाव में कमी आ जाती है, और इसके कारण तप्त मैग्मा जो है धरातल पर प्रकट होता है और वह प्लेटों के किनारे जुड़ता चला जाता है, और इसी क्रम में कटकों की उत्पत्ति होती है। तो प्रशांत महासागर एक महासागरीय प्लेट है, और इस प्रकार इसमें कहीं भी बीच में कोई दो प्लेटें ऐसी नहीं हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील रहती हैं। इसी के कारण प्रशांत महासागर के मध्य भाग में कोई केंद्रीय कटक नहीं पाया जाता है। लेकिन प्रशांत महासागर के मध्य में जलमग्न उभार सबमरीन राइज पाया जाता है, जिसे पूर्वी प्रशांत कटक या अल्बाट्रॉस पठार भी कहा जाता है। इसका विस्तार उत्तर में उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया तट से लेकर के दक्षिण में न्यूजीलैंड तक है, जिसकी गहराई 3 से 4 किलोमीटर तक पाई जाती है। पूर्वी प्रशांत कटक या जो अल्बाट्रॉस पठार का दक्षिण पूर्वी दिशा में भी प्रसार है, जिसे पूर्वी द्वीप उभार या दक्षिण पूर्वी प्रशांत पठार कहा जाता है। आगे इसे हम लोग मैप पर देख करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ लघु विवर्तनिक प्लेटें भी हैं, और इन लघु विवर्तनिक प्लेटों के कारण इस पूर्वी प्रशांत कटक तथा दक्षिण पूर्वी प्रशांत पठार से जुड़े हुए कुछ जलमग्न कटक सबमरीन रिज भी पाए जाते हैं, जो महासागर के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण तक स्थित है। इसके अतिरिक्त महासागर के मध्य भाग में अर्थात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाई द्वीप समूह के रूप में एक अन्य ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित कटक भी पाया जाता है। मैप पर इनकी स्थिति को देखते हैं तो ये पूर्वी प्रशांत कटक है, इसे अल्बाट्रॉस पठार भी कहा जाता है, और इसी का एक भाग माने दक्षिण पूर्वी दिशा में भी फैला हुआ है। इसे पूर्वी द्वीप उभार
या दक्षिण पूर्वी प्रशांत पठार कहा जाता है। तो इस पूर्वी प्रशांत कटक या अल्बाट्रॉस पठार से जुड़े हुए कुछ प्रमुख कटक पाए जाते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और ये हवाईयन द्वीप समूह है। आगे देखते हैं। अब हम लोग प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग के कुछ प्रमुख कटकों को देखें। तो पहला है जुआन डी फूका कटक। यह कैलिफोर्निया तट पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तृत है। कोकोस कटक अल्बाट्रॉस पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है। गैलापागोस कटक 0 डिग्री अक्षांश के पास मध्य पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। नजका कटक 20 डिग्री से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के पास स्थित है। नजका कटक पूर्वी द्वीप उभार या दक्षिण पूर्वी प्रशांत पठार, यह पूर्वी प्रशांत महासागरीय कटक से ही जुड़ा हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा। और इसका विस्तार 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। तो इस पूर्वी द्वीप उभार या दक्षिण पूर्वी प्रशांत पठार के साथ जुड़ा हुआ कटक है सैन फेलिक्स जुआन फर्नांडिस कटक। तो यह दक्षिण अमेरिकी देश चिली के पास स्थित है, सैन फेलिक्स जुआन फर्नांडिस कटक। आगे देखें। अब प्रशांत महासागर के अन्य प्रमुख कटकों को देखते हैं। तो हवाईयन राइज या हवाईयन द्वीप समूह जो है मध्य प्रशांत महासागर में 70 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित ये द्वीप समूह है। इसी प्रकार क्वींसलैंड पठार ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास ग्रेट बैरियर रीफ जो प्रवाल भित्ति पाई जाती है उसके पूरब में यह क्वींसलैंड पठार स्थित है। न्यूजीलैंड कटक न्यूजीलैंड के दक्षिण में इसके समानांतर रूप से फैला हुआ कटक है। इसी प्रकार चैथम उभार है न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्वी भाग के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में फैला हुआ कटक है चैथम उभार। तो ये 10 प्रमुख कटक हैं प्रशांत महासागर के। अब मानचित्र पर इसकी स्थिति को देखें। तो ये हुआ जुआन डी फूका कटक जो कैलिफोर्निया तट से है, ये पूर्वी प्रशांत कटक से के साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार कोकोस कटक है, ये गैलापागोस कटक है, ये नजका कटक है जो दक्षिण पूर्वी प्रशांत पठार के साथ जुड़ा हुआ है। और इसी प्रकार सैन फेलिक्स जुआन डी फर्नांडिस कटक ये हो गया। न्यूजीलैंड के पास ये न्यूजीलैंड कटक है और ये चैथम उभार है। ये ऑस्ट्रेलिया के पास ये क्वींसलैंड पठार है और ये हवाईयन द्वीप समूह है। तो मानचित्र पर इनकी स्थिति को आप देख लें। आगे बढ़ें। अब हम लोग प्रशांत महासागर के द्वीपीय चाप इस पर चर्चा करते हैं। तो द्वीपीय चापों की उत्पत्ति आखिर होती कैसे है, इस बात की चर्चा भी प्लेट टेक्टोनिक्स से संबंधित जो अध्ययन सामग्री मैंने प्रस्तुत किया उसमें की गई है कि जब 2 महासागरीय प्लेटें एक दूसरे की ओर गतिशील होते हुए आपस में टकराती हैं तो अधिक घनत्व वाला जो प्लेट होता है वह कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे छेपित होता है और इस दबाव के कारण एक उभार होता है और यही द्वीपीय चाप की इस प्रकार से उत्पत्ति होती है। तो द्वीपीय चाप की उत्पत्ति विनाशकारी प्लेट किनारों के सहारे होती है और इनमें कई सारे द्वीप पाए जाते हैं। तो इसमें प्रशांत महासागर के जो प्रमुख द्वीपीय चाप हैं उन्हें आप देखें। तो पहला है अल्यूशियन द्वीपीय चाप, क्यूराइल द्वीपीय चाप, तीसरा जापान द्वीपीय चाप, चौथा रिक्वी द्वीपीय चाप, पांचवा फिलीपींस द्वीपीय चाप और छठा इंडोनेशियाई द्वीपीय चाप अर्थात आइलैंड आर्क। तो ये 6 प्रमुख द्वीपीय चाप हैं प्रशांत महासागर के जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। मानचित्र पर इनकी स्थिति को देखें तो ये हो गया अल्यूशियन द्वीपीय चाप, ये हो गया क्यूराइल द्वीपीय चाप, उसके
दक्षिण में हो गया जापान द्वीपीय चाप, उसके दक्षिण में रिक्की द्वीपीय चाप हो गया, उसके बाद ये फिलीपींस द्वीपीय चाप है और ये इंडोनेशियाई द्वीपीय चाप है। और इस आइलैंड आर्क में बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। तो मानचित्र पर इनकी स्थिति को आप समझ लें। आगे बढ़ते हैं। अब प्रशांत महासागर के बेसिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रशांत महासागर के लगभग संपूर्ण भाग में बेसिन पाए जाते हैं। इनमें से जो कुछ मुख्य बेसिन हैं जो स्थानीय नामों पर हैं उन पर आप एक नज़र डाल लें। फिलीपींस बेसिन, फिजी बेसिन, एल्यूशियन बेसिन, पश्चिमी कैरोलाइन बेसिन, पूर्वी एवं दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई बेसिन। दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई बेसिन को जेफरीज बेसिन भी कहा जाता है, और प्रशांत अंटार्कटिक बेसिन। तो प्रशांत महासागर के ये कुछ प्रमुख बेसिन हैं। अब प्रशांत महासागर के गर्तों पर चर्चा करते हैं। तो प्रशांत महासागर में काफ़ी अधिक संख्या में गर्त एवं खाइयाँ पाई जाती हैं, ट्रेंच एंड डिप्स। कुल ज्ञात 57 गर्तों में से 32 अकेले प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, और विश्व के सबसे गहरे गर्त जो 5 गर्त हैं वो प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं। तो ये जो डिप्स और ट्रेंच जो पाए जाते हैं ये भी विवर्तनिक प्लेटों के एक दूसरे की ओर अभिसरण प्रकार की जो गति होती है उसके कारण इनका निर्माण होता है। जैसे कि द्वीपीय चापों की जब उत्पत्ति होती है तो जो अधिक घनत्व वाला प्लेट जो होता है वह कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे छेपित होता है, और उसी के सहारे खड्डों का निर्माण होता है, गर्तों का निर्माण होता है। तो जो प्रशांत महासागर में गर्त पाए जाते हैं उनमें अलिशियन गर्त 8109 मीटर गहरा है। इसी प्रकार क्यूराइल गर्त 10,498 मीटर गहरा है। जापान गर्त 10,375 मीटर गहरा है। मेरियाना गर्त 11,022 मीटर गहरा है। फिलीपींस गर्त 10,475 मीटर गहरा है। टोंगा गर्त 10,882 मीटर गहरा है। इसके अतिरिक्त कर्माडेक, चिली पेरू, रिक्यू, ये पलाऊ और न्यू ब्रिटेन अन्य प्रमुख गर्त हैं प्रशांत महासागर के। आप मानचित्र पर इनकी स्थिति को देख लें। ये अलिशियन गर्त है, क्यूराइल गर्त है, जापान गर्त है, मेरियाना ट्रेंच जो है मेरियाना गर्त है, ये फिलीपींस गर्त है, ये सुंडा गर्त है, ये टोंगा गर्त है, ये कर्माडेक गर्त की स्थिति यहाँ है न्यूजीलैंड के पास। तो विश्व मानचित्र पर इन गर्तों की स्थिति है, इसे आप ध्यान से समझ लें। आगे बढ़ें दोस्तों। अब हम लोग प्रशांत महासागर के प्रवाल भित्तियों पर एक चर्चा करते हैं। तो दोस्तों प्रवाल भित्तियाँ भी महासागरीय उच्चावचों में एक प्रमुख स्थान रखते हैं, और इनका निर्माण जो होता है वह समुद्री उभार जो होता है उसके ऊपर कोरल पॉलिप और मूंगा जैसे जो समुद्री जीव होते हैं उनसे इनका निर्माण होता है। वैसे इस विषय पर मैं एक अलग से अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा जिसमें प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित इनके प्रकारों की चर्चा की जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में क्वींसलैंड पठार के समीप विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। इससे आप परिचित हैं। इसके अलावे माइक्रोनेशिया, वानुआतू और पापुआ न्यू गिनी जैसे क्षेत्रों में भी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों प्रशांत महासागरीय नित्तल के उच्चावचों से संबंधित यह एक अध्ययन सामग्री आपके लिए है, और मुझे उम्मीद है कि इसका उपयोग करके आप परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। दोस्तों यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।